हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू जी साइंस टेक। क्या क्या पढ़ लिया रे? बहुत कुछ पढ़ लिया ना। स्ट्रेन गेज पूरा सीख लिया, फ्रॉम स्क्रैच टू स्काई, बॉटम टू हाई, सब कुछ सीख लिया कि नहीं सीख लिया? स्ट्रेन गेज के कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आपसे बनेंगे कि नहीं? अब वो स्ट्रेन गेज के आप अनबॉन्डेड, बॉन्डेड, सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेजेस, मेटल, फॉइल, ये जो सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में इनफ आइडिया उसके बारे में आ गया। एक एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें भी फील हो गया कि आखिरकार स्ट्रेन गेज से हो क्या रहा है, कैसे वो मेजर कर रहा है, और उसका रेजिस्टेंस जब चेंज होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपका हेल्प करने वाला है वहाँ पे। तो आपको वो भी पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जब रेजिस्टेंस चेंज होता है, बैलेंस ब्रिज में यदि रेजिस्टेंस चेंज होता है तो पक्का डिफ्लेक्शन होगा। वो डिफ्लेक्शन आउटपुट के इसमें कैलिब्रेट कर देंगे। सिंपल सा फंडा है, किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर से लेक्चर देख ले, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टॉर्क मेजरमेंट की। व्हाई टॉर्क मेजरमेंट? सी माय डियर फ्रेंड्स, सपोज आपके पास एक जनरेटर है, एक जनरेटर स्टेज है, एक मोटर है जो कि रोटेट हो रही है ना। इस मोटर से या इस जनरेटर से आपको दूसरा मोटर घुमाना है, रोटेट करवाना है, बराबर ना। गियर मैकेनिज्म समझ लेते हैं। जो जनरेटर है वो जनरेट करके गियर घुमाता है। इस गियर का ट्रांसमिशन जो है, इस गियर की जो एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो हमें ट्रांसफर करना होती है। तो गियर टू गियर कनेक्शन होके एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, बराबर ना। तो जब जनरेटर स्टेज से आप रिसीविंग स्टेज को कनेक्ट करोगे एक शाफ्ट की सहायता से, और उस शाफ्ट का काम है पावर को ट्रांसमिट करना। उस शाफ्ट का काम क्या है? पावर को ट्रांसमिट करना। नाउ यदि पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसका मेजरमेंट भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो मैकेनिकल स्ट्रीम में या मैकेनिकल वाले बंदे जो है ना, वो जो पावर मेजर करते हैं ना, वो मेजर करते हैं दिस T इंटू ओमेगा। दिस ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर स्पीड, ठीक है। गॉट द पॉइंट? नाउ ये पावर हो गया, ये पावर आप ये मान के चलिए कि दिस इज द जनरेटिंग स्टेज। ये देखिए जरा, ये जनरेटिंग स्टेज है, ये आपकी शाफ्ट है जो कि ऐसी घूम रही है और अपना पावर ट्रांसमिट कर रही है इसको, है ना, स्टेज 2 जो कि रिसीविंग स्टेज है, बराबर ना। तो ये जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है ना, ये होता है T यानी कि टॉर्क, एंड दिस इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो भैया टॉर्क यदि आपको मेजर कर लो, या कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिससे आपको टॉर्क मेजर हो जाए, तो आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको ओमेगा की वैल्यू पता है। एंड ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई, दिस इज नथिंग बट द 2 पाई n, वेयर n इज नथिंग बट द रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या है बच्चे? n जो है वो है RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, नॉट RPM। ओके, ध्यान रखिएगा, नॉट RPM, नॉट RPM, इट्स रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो एंगुलर स्पीड क्या हो गई आपकी? हर एक सेकेंड में कितना उसने रिवॉल्यूशन तय किया। गॉट द पॉइंट ना। अब देखो जरा, सर ये तो चलिए पता चल गया हमें टाउ मेजर करना है ना। तो आपने जो स्ट्रेन गेज पढ़ा ना, वो रोटेटिंग शाफ्ट में टॉर्क जो मेजर हुआ ना, उसे आसानी से मेजर कर सकता है प्यारे बच्चे। जी बिल्कुल कर सकता है। तो हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, टॉर्क मेजरमेंट बाय स्ट्रेन गेजेस, ठीक है, या विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेजेस। गॉट द पॉइंट ना? क्या समझे? हल्का फुल्का थोड़ा बहुत भी समझे क्या? चलेगा सर, सीधी सी बात है, पावर को मेजर करने जा रहे हैं स्ट्रेन गेज की सहायता से। नाउ मुद्दे पे आइए कि मेजर कैसे करते हैं। तो चला जा, सब समझाएंगे तेरे को, फ्रॉम द स्क्रेच समझाएंगे। चलिए जी, हम क्या बोले कि यदि रोटेटिंग शाफ्ट हो तो उसका टॉर्क मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेजेस। एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये एक रोटेटिंग शाफ्ट है जो कि सॉलिड है और ये घूम रही है, बराबर ना। इसका रोटेशन भी दे दिया मैंने। अब मैं क्या बोलता हूं कि इसके टॉर्क को मैं मेजर कर सकता हूं, बिल्कुल मेजर कर सकता हूं, ठीक है। कोई भी चीज रोटेट कर रही है मतलब टॉर्क विल बी देयर ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, बराबर ना। फिर टॉर्क कहते हैं ना, जैसे कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो मूव करने के पीछे कोई फोर्स काम कर रहा है, इसी भी प्रकार कोई बॉडी
यदि रोटेट कर रही तो उसके पीछे टॉर्क काम करता है, बराबर ना। अब जैसे ही आप फील कीजिए कि ये एक रोड है, ये एक शाफ्ट है, ये इसकी स्टेज पे है, स्टेबल स्टेज पे, जरा ध्यान से देखिए, स्टेबल स्टेज पे है ये। अब ये अचानक से रोटेट होना चालू करती है, तो अचानक से रोटेट होने के चक्कर में इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, इसमें टॉर्शन होता है, उसको टॉर्शन बोलते हैं, बराबर ना। देयर इज सम टॉर्शन, देयर इज सम एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब ये आगे नहीं बढ़ रही है ना, जब स्ट्रेच करते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है ना भाई, ये आगे नहीं बढ़ रही, बट एकदम से घूम रही है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना जो उसको रोकेगा ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, कोई भी चीज जैसी है वैसी रहना चाहेगी बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन अब इसको टॉर्क लगा, इसको घुमाया है, तो घुमाने की वजह से इसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन आ जाता है जी, थीटा से जिसे बोल सकते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन, बराबर ना। तो जब वो डिफॉर्मेशन आता है तो पक्का इसके सरफेस पे टेंशन और कंप्रेशन दोनों चीजें देखने को मिलेगी ना। उस टेंशन और कंप्रेशन को हम स्ट्रेन गेज की सहायता से मेजर कर सकते हैं। तो जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो जो उसमें टॉर्शन आता है, उस टॉर्शन की वजह से डिफॉर्मेशन मैक्सिमम 45 डिग्री के एंगल पर रहता है। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये कैसे बोला मैं? ये प्रैक्टिकली एनालिसिस करके लिया गया है कि सबसे ज्यादा कोई सा भी स्ट्रेन गेज यदि आप लगाते हो ना रोटेटिंग बॉडी पे, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस कहां होगा? 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, है ना। तो यदि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहां से 45 डिग्री के एंगल पे यदि एक स्ट्रेन गेज रख दूं मैं, यहां पे एक स्ट्रेन गेज रख दिया मैंने, ऐसे रख दिया बोले तो अब स्वाभाविक सी बात है क्या करेंगे, स्ट्रेन गेज को चिपका देंगे ना जी। ये स्ट्रेन गेज चिपका दिया, इसको नंबर 1 नाम दिया मैंने, ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया। यदि आपने ये चिपका दिया तो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी जो कि मैक्सिमम होगी, जो कि क्या होगी? मैक्सिमम स्ट्रेन होगी। मैक्सिमम स्ट्रेन हमेशा कहाँ होती है? 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द रोटेशन एक्सिस या फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, बराबर ना। अब फिनोमेना ये भी कहता है कि यदि यह शाफ्ट घूम रही है, ये रोटेट हो रही है, इसमें टॉर्शन हुआ टॉर्क की वजह से, तो इसके इस सरफेस पे यदि टेंशन फील हो रहा है, मतलब यदि वायर स्ट्रेच होगा तो ऑन द सेम वे यहाँ पे जो एडजेसेंट यहाँ पे जो है, यहाँ कंप्रेशन होता है जी। इसको हम नाम देंगे बाद में, बट यहाँ पे क्या होगा? कंप्रेशन होगा, पक्की बात है। ये भी कैसे बोला मैं? ये भी एनालिसिस करके प्रैक्टिकल प्रूव्ड है। जब भी ये घूमेगी तो इसके यहाँ पे यदि टेंशन आ रहा है तो यहाँ कंप्रेशन आ जाएगा, और यहाँ पे यदि कंप्रेशन आ रहा है तो यहाँ पे टेंशन आ जाएगा। गॉट द पॉइंट ना। सिमिलरली यदि उसके उस वाले सरफेस पे चले जाएंगे तो ये वाला स्ट्रेन गेज तो हमें दिखेगा नहीं, वो उस वाले उस पे है, पीछे है, मतलब करना पॉइंट समझ में आया ना। चलिए, तो 1 आपका ये टेंशन, ये कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन, और यहाँ पे जस्ट ये है यहाँ पे टेंशन, ठीक है। अपोजिट स्ट्रेन गेजेस जो है उसमें सेम फिनोमेना होता है, चाहे वो टेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 नाम दे दिया, ठीक है ना। क्यों 4 लगाया मैं? एक इकलौता बंदा स्ट्रेन मेजर कर पा रहा है ना? बिल्कुल कर पा रहा है सर। आपने डिस्कशन किया था कुछ चीज़ों के बारे में, आपने डिस्कशन किया था क्वार्टर ब्रिज के बारे में, हाफ ब्रिज के बारे में, फुल ब्रिज के बारे में। हमने क्यों किया था डिस्कशन? हाफ ब्रिज मतलब एक एक्टिव स्ट्रेन गेज, सॉरी क्वार्टर ब्रिज मतलब एक एक्टिव स्ट्रेन गेज, 2 एक्टिव स्ट्रेन गेज हाफ ब्रिज में, और इसमें 4 एक्टिव स्ट्रेन गेज। 4 एक्टिव स्ट्रेन गेजेस यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है, ये ज़्यादा एक्यूरेट भी है, ज़्यादा रिलायबल भी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी है, बराबर ना। टेम्परेचर कंपनसेशन हो जाएगा ना, है ना। अब देखो, ये घूमी, इसमें रोटेशन हुआ, इसमें स्ट्रेन जनरेट हुई। सबसे ज़्यादा स्ट्रेन कहाँ पे? 45 डिग्री एंगल पे। इसने टेंशन स्ट्रेन मेजर कर ली, इसने कंप्रेसिव, इसने अब इसका क्या करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज, सिंपल सा व्हीटस्टोन ब्रिज। चलिए, ये रहा स्ट्रेन गेज अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। सारे स्ट्रेन गेजेस जो हैं वो कनेक्टेड रहेंगे किस में? व्हीटस्टोन ब्रिज में। नाउ जब डिफ्लेक्शन 0 है यानी कि रोटेशन 0, उस टाइम पे सभी का रेजिस्टेंस बराबर है मान लिया,
उसके बाद यदि इसमें रोटेशन देते हैं तो सबके रेजिस्टेंस चेंज होंगे ना, तो व्हीटस्टोन ब्रिज उन्हें भाप लेगा कि नहीं? तो बताइए जरा व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे करेंगे? यदि आपने इसको टेंशन माना तो इसे कंप्रेशन मानना पड़ेगा, इसे टेंशन मानना पड़ेगा, इसे कंप्रेशन मानना पड़ेगा, बराबर ना? सीख लिया, देख लिया। जिसको नहीं पता वीडियो देखे पुराने। टेंशन के लिए सपोज नंबर 1 यदि यहाँ मैंने रखा, पहला स्ट्रेन गेज यदि यहाँ कनेक्ट किया तो नंबर 2 आप यहाँ कर दो, नंबर 3 यहाँ कर दो, नंबर 4 यहाँ कर दो। ये इंटरचेंजेबल है, ये इंटरचेंजेबल है, बराबर ना? समझ में आ गया? नाउ आप क्वेश्चन पूछेंगे सर ये रोटेट कर रही है, उस पर आप स्ट्रेन गेज चिपका रहे हो, स्ट्रेन गेज इसमें वायर आएंगे, वायर व्हीटस्टोन ब्रिज में आएंगे, तो ये घूमेगा कैसे? उलझक पालझक नहीं हो जाएगा? घूमेगा कैसे? प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम स्लिप रिंग्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्लिप रिंग का यूज करते हैं। क्या मतलब स्लिप रिंग्स का? कि इसके रोटेशन को अफेक्ट नहीं होने देगी, इसके आसपास सर्कुलर स्लिप रिंग्स रहेंगी जो इसके साथ रहेंगी। 4 स्लिप रिंग्स हैं, ठीक है। अब हर एक स्ट्रेन गेज से मान लो 2 वायर आया और वो ब्रश की सहायता से कनेक्टेड है इस पे स्लिप रिंग पे, तो ये घूम रहा है, साथ साथ में कनेक्शन भी स्लिप रिंग पे मूवमेंट कर रहा है, ब्रश के साथ कनेक्ट है। तो इसका पूरा जो भी इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस या जो भी कहानी इसमें जाएगी, करंट जाएगा ना, चूंकि ब्रिज में है करंट जाएगा, करंट में जो भी अंतर आएगा वो सारा स्लिप रिंग की सहायता से आप क्या कर पाएंगे? प्रॉपर तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज तक पहुंचा पाएंगे। मतलब ये स्लिप रिंग ऐसे कनेक्टेड रहेंगी, यहाँ पे ये स्लिप रिंग यहाँ पे कनेक्ट, ऐसे चारों स्लिप रिंग्स इस पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब सर आप ऐसा बोल रहे हो, सर आपने ऐसा बोल दिया है, ये क्या कहानी है सर? आपने बोला कि प्रैक्टिकली ऐसा है कि यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, तो हमने मान लिया एवरीथिंग इज ओके। नाउ व्हाट अबाउट द गेट पॉइंट ऑफ व्यू? गेट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। टॉप मेजरमेंट से एक भी क्वेश्चन आपको गेट एग्जामिनेशन के प्रीवियस नहीं देखने को मिलेगा। बट कल को यदि क्वेश्चन आ गया तो कौन बना के आएगा? अपन बना के आएंगे ना। कल को क्वेश्चन आया तो कौन बना के आएगा? एक एक नंबर के लिए लड़ाई है, एक एक नंबर के। इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चे हम ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले से तो कई गुना अच्छे हैं ना, बशर्ते पीएसयूज की जो हमारी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो उतनी ही बनी रही है जो हमेशा से बनी आती रही। 120 से 180 टोटल सीट्स ईसी को ले लो, 150 to 250 टोटल सीट्स इन द पीएसयूज। इलेक्ट्रिकल ब्रांच को ले लो 300 to 400 टोटल सीट्स। कंपटीशन ले लो इलेक्ट्रिकल का 1.3 लाख, ईसी का ले लो 1.2 लाख। एंड लास्ट टाइम आपकी ब्रांच से कितने लोगों ने दिया? अपनी ब्रांच से कितने लोगों ने दिया? 7,000 पीपल अप्रोक्सीमेटली। देयर इज द कंपटीशन। इससे बेहतरीन ब्रांच नहीं है अच्छी रैंक लाने के लिए, पीएसयू में जाने के लिए इससे बेस्ट ब्रांच नहीं है। लेकिन इसमें यदि रैंक लाना है तो कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है ना। कोर सब्जेक्ट के लिए आप मेजरमेंट मेरे से पढ़ लिए, आप सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर मेरे से पढ़ रहे हो, तो मैं अपनी तरफ से इनफाइनाइट चीजें आपको दे दूंगा जो कि थ्रू आउट आपकी लाइफ में काम आएगी आपको, बराबर ना। अब उसका सही तरीके से उपयोग करना है, अपने को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो सर मुद्दे पे आ जाते हैं। सर पूरी कहानी घूम रही है टॉर्क के इर्द गिर्द, तो टॉर्क का इक्वेशन लेके आइए जी, टॉर्क का इक्वेशन लेके आइए। देखो जब भी हमने आपको और थोड़ा अंदर बताने की कोशिश करता हूँ, जब अपन स्ट्रेन की बात कर रहे थे तो आपने देखा था ना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, आपने देखा था ना ट्रांसवर्स स्ट्रेन, एक और स्ट्रेन की बात करी थी वो है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन मतलब जो सरफेस पे स्ट्रेन जो प्रोड्यूस हो रही वो शेयर स्ट्रेन थी, है ना। हमने एक एग्जांपल से समझा था कि सपोज आपके पास एक ऐसा है हो, ठीक है, इसके सरफेस पे यदि आप फोर्स लगा रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दिस सरफेस यदि ये ऐसा हो जाए तो ये थीटा है ना, ये इतना डिफ्लेक्शन हो गया इसमें, तो ये जो कहानी गड़बड़ हुई ये शेयर स्ट्रेन कहलाएगी। मतलब इसके अंदर की कहानी को शेयर स्ट्रेन की बात करेंगे। मतलब जब सरफेस पे आप फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स की वजह से जो चेंज आ जाएगा शेयर स्ट्रेन, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। सरफेस पे टॉर्क लगा हुआ है, देखो जरा ध्यान से, मैं आपको इसको ऐसा बताना चाहूँगा। सरफेस पे टॉर्क लगा हुआ है, सरफेस पे, एंड बिकॉज ऑफ दिस सरफेस टॉर्क क्या हो जाएगा? डिफ्लेक्शन हो जाएगा। डिफ्लेक्शन
इसका डिफ्लेक्शन थीटा से होना है, ध्यान रखिएगा, थीटा से, है ना। आपकी जो शाफ्ट है ना ओरिजिनल में, या यूँ मान के चलो कि फ्रॉम द जनरेटर, यदि ये शाफ्ट है, यदि ये शाफ्ट है और ऑन द सेम टाइम यदि आपकी शाफ्ट जो है आपके रिसीविंग एंड पे यदि ये है, तो इन दोनों में थीटा एंगल का थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ये है, ठीक है। ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं है, थीटा ये वाला थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट है, ये क्या है, डिफ्लेक्ट है, बराबर ना। यदि ये इसका ए पॉइंट है तो इसका पॉइंट यहाँ एग्जैक्ट नहीं है, इसका पॉइंट ए यहाँ है, वो द पॉइंट ना, डिफ्लेक्शन है, देयर इज अ डिफ्लेक्शन। तो पॉइंट को पॉइंट से जोड़ेंगे तो एक थोड़ा सा कर्व टाइप का ऐसा आ जाएगा, बराबर ना। थोड़ा सा ऐसा मान के चलिए, समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, बराबर ना, ठीक है। तो सर इसमें शेयर स्ट्रेन की बात है क्या सारी? बिल्कुल सारी स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन की बात है। तो ज़रा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं टाउ को डिफाइन करने, अब देखो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि मैंने बोला, तो डेरिवेशन में नहीं जाएंगे ना, डेरिवेशन में जाएंगे तो कितना लेंदी हो जाएगी चीज़ों को। जो टॉर्क है ना, जो टॉर्क है ना, जो प्रोड्यूस और जिस ये टॉर्क जो है, ये वाला टॉर्क, ये जो है इसकी वैल्यू है शेयर स्ट्रेस, टाउ एस, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस की वजह से शेयर स्ट्रेन आ रही है इसमें, ठीक है। शेयर स्ट्रेस पाई बाई 16 डी क्यूब, पाई बाई 16 डी क्यूब, ये फॉर्मूला है आपके टॉर्क का। मतलब कुल मिला के शेयर स्ट्रेस जो है ना, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क, जो स्ट्रेस इसमें है, शेयर स्ट्रेस, वो आपको पता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस शेयर स्ट्रेस आपको इसमें होगी शेयर स्ट्रेन, बराबर ना। तो जैसे कि हुक्स लॉ बोला ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बोला ना, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन मान ली मैंने। सो टाउ एस इज इक्वल टू, जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ कौन सा आता है, जी, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जब भी इसमें अंतर आना चाहेगा, जब भी इसमें टॉर्क आएगा, तो ये कितना अपने आप में रिजिड है, वो जो है आपका जी से डिसाइड होगा, जी से डिसाइड होगा, और द पॉइंट ना। तो टाउ एस इज नथिंग बट जी एप्सिलॉन एस, यहां रख सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, जरा देखना ध्यान से। यह है टाउ टॉर्क जिसे आप मेजर करना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी जी इंटू क्या, एप्सिलॉन एस पाई बाई 16 डी क्यूब। डी क्या है रे भाई? डी इज द डायामीटर, किसका? इसका, ये जो है ना, इसका डायामीटर है डी, ओके जी, डायामीटर डी, ठीक। तो सर ये तो शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन है, शेयर स्ट्रेन है ना। आपके जो स्ट्रेन गेजेस हैं वो शेयर स्ट्रेस डिजाइन करने के लिए नहीं बनाए गए, वो बनाए गए हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि देश बनाने के लिए, बराबर ना। इनकी लेंथ के अक्रॉस फोर्स लगेगा, लेंथ डिफ्लेक्ट होगी और उसको ये मेजर कर पाएंगे, है ना। ये आपकी शेयर स्ट्रेन मेजर नहीं कर रहे हैं, शेयर स्ट्रेन, ये जो थीटा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको डायरेक्ट कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि ये जो शेयर स्ट्रेन है ना, ये 2 टाइम्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है ना। सीक्रेट बात ध्यान रखिएगा, ये होता है रिलेशन। कहाँ से आया? अगेन वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट, ठीक। शेयर स्ट्रेन जो है ना सर, वो 2 टाइम्स ऑफ EL है, और EL जो है ना, दैट इज द E मैक्सिमम है सर, एप्सिलॉन मैक्सिमम है, जो कि 45 डिग्री एंगल पे है। तो यहाँ से तो मैं तो बोल सकता हूँ कि शेयर स्ट्रेन इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ क्या, 45 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ 45 डिग्री, बराबर ना। तो यहाँ से टाउ का जो फॉर्मूला है वो आ सकता है G इंटू 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन मैक्स पाई डी क्यूब बाई 16, पाई डी क्यूब बाई 16, ये फॉर्मूला है, ये टाउ का फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है, बराबर ना जी, गॉट द पॉइंट ना। अब देखो जरा सर, आपने बोला था कि देयर वुड बी
शेयर स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन जो कि थीटा से शो होगा, तो थीटा के बारे में भी लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए जी, ठीक है, ये है आपकी शाफ्ट जो कि घूम रही है और इसकी लेंथ जो है ना वो L है, ये है टाउ, और ये डिफॉर्मेशन आया इसमें थीटा का, एंगुलर डिफॉर्मेशन। तो ये थीटा दिया जा रहा है फॉर्मूला 32L, L इज द लेंथ, टाउ इज द टॉर्क, G इज द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पाई यू नो, D इज द डायामीटर। ये फॉर्मूला है हमारे थीटा का, याद रहेगा जी, बराबर ना। एंगुलर डिफॉर्मेशन के बारे में कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम कर पाएंगे आसानी से, है ना। चीज़ें आपको समझ में आई ना। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्त और दुरुस्त करवाने के लिए, ठीक है। चलिए बड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर मेजरिंग द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ शाफ्ट 4 रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेजेस ऑफ 120 ohm each are used at 45 degree to the shaft axis। पूरी लाइन मक्खन की तरह क्लियर है हमको, आगे बढ़ते हैं। These form the 4 arms of a DC Wheatstone bridge, क्लियर है जी, with output resistance of 1000 ohm। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ क्या लिखा, विथ आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम, मतलब मीटर वाला रेजिस्टेंस जहां से आउटपुट लोगे, आउटपुट रेजिस्टेंस है 1000 ओम। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ब्रिज इफ द ब्रिज सप्लाई वोल्टेज इज 9 वोल्ट। आउटपुट ई नोट पूछा हुआ है। पावर ट्रांसमिटेड इज 5 horse power, 5 horsepower is the power transmission। Speed of shaft is 900 RPM, diameter 2 centimeter, modulus of rigidity of shaft material is 8 into 10 to the power 9 nano Newton per meter square and the gauge factor is 2.5। क्या कैलकुलेट करना है जी, आउटपुट कैलकुलेट करना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, खुद से करके देखिए। जो डिटेल दी हुई है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए जी, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो आपके पास पावर दिया हुआ है और आउटपुट ई नोट पूछा हुआ है, तो अपन ने एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला हमने क्या देखा था, ई नोट इक्वल टू एन इंटू एक्साइटेशन इंटू डिवाइड बाई 4 इंटू GF गुणा स्ट्रेन, ये हमने देखा था, बराबर ना। तो आउटपुट निकालने के लिए नंबर ऑफ गेजेस कितने हैं सर, 4 है। 4 हैं तो हमारे पास ये हैं, एन की वैल्यू है, एक्साइटेशन 9 वोल्ट है, गेज फैक्टर है, एप्सिलॉन नहीं है। यदि एप्सिलॉन निकल जाए, और ये एप्सिलॉन किस पे, जो स्ट्रेन गेजेस पे लग रही है, और वो कितनी लग रही है, 45 डिग्री एंगल पे आपने लगाया, तो ये एप्सिलॉन 45 की वैल्यू यदि आप कैसे भी ले आए और इस फॉर्मूले में रख दिया तो आउटपुट निकाल लेंगे। बट ये फॉर्मूला कब था, जब मीटर का रेजिस्टेंस जो था ना वो इनफाइनाइट था। मीटर रेजिस्टेंस वो इनफाइनाइट, मतलब आइडियल मीटर हमने माना था। लेकिन यहाँ पे जो मीटर का रेजिस्टेंस है ना जी, मीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पे 1000 ओम दिया हुआ है जी, 1000 ओम दिया हुआ है। तो उसका कंसिडरेशन फैक्टर भी मैं आपको बता दूंगा और अप्रॉक्सीमेट इस फॉर्मूले से भी हम निकाल देंगे, ठीक। तो हमें फोकस करना है इस पे, एप्सिलॉन 45 पे, कि कैसे निकालें। तो क्या क्या दिया है सर, पावर दिया है, और पावर दिया है हॉर्स पावर में, आपको तो वाट में चाहिए। सो 5 गुणा 746, 1 हॉर्स पावर इज नथिंग बट 746 वाट। सो ये टोटल पावर बन गया। नाउ पावर जो है वो है आपका टाउ गुणा ओमेगा। सो पावर इज नथिंग बट, टाउ की वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि हमें अभी एक टाउ वाला फॉर्मूला भी पता है, वहाँ रख देंगे तो E45 की वैल्यू आपको पास आ जाएगी। तो टाउ गुणा 2 पाई n, ना n की वैल्यू है मीटर पर, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में, लेकिन यहाँ पे पर मिनट दिया हुआ है। पर सेकेंड कन्वर्ट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, 900 डिवाइड बाई 60 कर दीजिएगा, तो ये RPS बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, RPS, 15 RPS, बराबर ना। वैल्यू रखते जाते हैं। पावर की वैल्यू हो गई 5 गुणा 746
टाउ की वैल्यू निकल जाएगी 2 पाई गुणा n की वैल्यू बोलेंगे 15 गुणा n की वैल्यू बोलेंगे 15, ठीक है। सो ये यहाँ से 3 टाइम जाएगा, यहाँ से टाउ अननोन और उसकी वैल्यू आ रही है 39 न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क की ये जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, गॉट इट, ठीक है जी। टॉर्क आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, और फॉर्मूला क्या है, टाउ इज नथिंग बट पाई डी क्यूब जी 2 टाइम्स ऑफ 45 डिवाइड बाई 16 यही है ना। अब यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी है जी, 39.6 इज इक्वल टू पाई गुणा डी की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, सो 2 गुणा 10 टू द पावर -2, एवरीथिंग इज इन मीटर क्यूब, गुणा जी की वैल्यू है 80 गुणा 10 टू द पावर 9, बराबर ना, 2 टाइम्स ऑफ ये 45 अननोन है डिवाइड बाई 16। तो यहाँ से वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास 1.575 गुणा 10 टू द पावर -4, ये वैल्यू आ गई आपके एप्सिलॉन 45 की। अब इसको यहाँ रख देंगे तो ई नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके आ रहे हैं। मान लो ये 1000 नहीं होके, ये मीटर का रेडियस 1000 नहीं होके इनफाइनाइट रहता, उस केस में एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एन की वैल्यू है 4, एक्साइटेशन बैटरी है 9, दिस इज नथिंग बट 4, गेज फैक्टर है 2.5 और ये लेके आए हैं आप 1.57 गुणा 10 टू द पावर -4। सो ई नॉट की वैल्यू बताएंगे 3.54 मिली वोल्ट, ठीक है जी। ये है इसका करेक्ट आंसर। आया मजा क्वेश्चन को करने में, बड़ी स्टैंडर्ड बुक का बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना जी, गॉट द पॉइंट। लेकिन एक्चुअल यदि जैसा कि ये डिराइव किया था, अब मैं आपको इसके लिए डिराइव नहीं करूँगा, आप खुद कर सकते हैं, सिंपल सा नेटवर्क है, बट फिर भी इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला यदि आप एग्जैक्ट वैल्यू लाना चाहते हैं ना, तो मीटर की वजह से जो इस इक्वेशन में लोचा आएगा, मैंने लास्ट टाइम किया था ना वीडियो स्टूडेंट बीज बना के ये इक्वेशन को प्रूफ की ये कैसे आया, वहाँ पे मीटर का रेजिस्टेंस मैंने इनफाइनाइट माना था, आप 1000 मानिएगा, तो यहाँ से ई नॉट का जो नया फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा, इसमें बस भाग लग जाएगा आपका R डिवाइड बाई आर जी का, बस ये आएगा और एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। ये है आपका मीटर का रेजिस्टेंस और ये है आपका गेज का रेजिस्टेंस आर जी, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से यदि सब प्रॉपर लेके आएंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 3.16 मिली वोल्ट, 3.16 मिली वोल्ट, बराबर ना जी। ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है आपको कि पूरा दिमाग चालू रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कोई ऐसा नहीं कि जो बने नहीं, हाँ नॉलेज की ज़रूरत तो लगेगी ना, तो नॉलेज को तो साथ में लेके चलना है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पे भी क्वेश्चन देखेंगे स्ट्रेंथ से ही रिलेटेड, ठीक है। बाय बाय।